हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन में से 5 प्रॉपर्टीज़ देख ली है। आइए आज देखते हैं 6th प्रॉपर्टी, दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स और सॉल्यूट पार्टिकल इन दोनों में से किसी पर भी चार्ज नहीं होता है। पर हमने देखा है कि कोई भी अगर कॉलॉइडल सॉल्यूशन हमारे पास है तो उसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज इन दोनों पर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। हम जानते हैं कि ऑल द कॉलॉइडल पार्टिकल्स कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हमें करना क्या है? वी हैव टू कंफर्म एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल। तो कैसे करते हैं? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट का। तो उसका सेटअप किस तरह का होता है ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें लेनी है एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब और इसमें हमने लिए हैं 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करना है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन कॉलॉइडल सॉल्यूशन। नाउ एज वी आर गोइंग टू अप्लाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, व्हाट हैपन्स? देखिए, यहाँ पर अगर कॉलॉइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देन दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, मीन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड है, जिस पर ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल्स है, वो माइग्रेट करके वहाँ पर डिपॉजिट होंगे। सिमिलरली, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता जिसमें कॉलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, देन दे वुड हैव moved towards anode having a positive charge। तो इस तरह से हम existence of charge on colloidal particle confirm कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर by suitable means if we can prevent migration of this positively charged solute particle means dispersed phase, इसको हम किसी भी तरह से अगर रोक पाते तो अब क्या होता? देखिए, इसमें अगर हमने किसी भी सुटेबल मीन से इसको रोक दिया माइग्रेट करने से कॉलॉइडल पार्टिकल्स को, तो ऐसे वक्त ये जो डिस्पर्जन मीडियम है वो मूव करता है। और डिस्पर्जन मीडियम, सपोज यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल्स है, तो डेफिनेटली डिस्पर्जन मीडियम जो होगा उस पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। तो फिर डिस्पर्जन मीडियम है उसके पार्टिकल्स है मूव होते हैं ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड की ओर, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम इसको बाय सुटेबल मीन्स प्रिवेंट कर सकते हैं इसके माइग्रेशन को, और ऐसे वक्त डिस्पर्जन मीडियम मूव करता है, तो फिर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ये हो गया इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इस तरह से हम कॉलॉइडल पार्टिकल्स पर या तो फिर डिस्पर्जन मीडियम पर जो भी चार्ज होता है उस चार्ज के एग्जिस्टेंस को हम कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी, दैट इज प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। प्रेसिपिटेशन या तो फिर कोएगुलेशन समझने से पहले हमें ये समझना है कि कॉलॉइडल सॉल्ट को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉलॉइडल सॉल्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये फैक्टर्स कौन से हैं? तो पर्टिकुलरली लायोफोबिक सॉल्ट है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल्स। सेकंड है ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, अगर सॉल्ट है लायोफिलिक, तो उसमें ये दोनों फैक्टर कॉमन है, मतलब चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल है और दूसरा ब्राउनियन मूवमेंट भी है, और थर्ड फैक्टर दैट इज सॉल्वेशन। ये फैक्टर लायोफोबिक सॉल्ट में देखने नहीं मिलता है। अब देखिए,
कोएगुलेशन या तो फिर प्रेसिपिटेशन क्या है वो समझने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एक कोलोइडल सॉल्यूशन। इस कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है, सपोज उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो किसी भी तरह से हम इस चार्ज को हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज है वो हटा देंगे, तो सीधी बात है ये पार्टिकल्स है वो न्यूट्रल बनेंगे। और न्यूट्रल पार्टिकल्स जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो अब रिपल्जन फोर्स तो होगा नहीं, मतलब वो एग्रीगेट बनाएंगे और इस एग्रीगेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन या तो फिर कोएगुलेशन। अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन देनी है तो हम इस तरह से कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन द कोलोइडल सॉल्ट इज नोन एज ए प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। तो ये फिनोमिना हो गई कोएगुलेशन की या तो फिर प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये सारे तरीके हमें वन बाय वन देखने हैं। तो देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट है वो है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हमने पहले समझ लिया है, एक बार फिर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें करना क्या है, हमें एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लेनी है और इसमें हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इमर्स करेंगे। फिर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। हमने कोलोइडल सॉल्ट यहाँ पर फिल करके रखा है। अब कोलोइडल सॉल्ट में सॉल्ट पार्टिकल्स है, सपोज उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो माइग्रेट होंगे किसकी ओर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट होते हैं, यहाँ पर आकर सबसे पहले वो डिस्चार्ज होते हैं, मतलब अपना चार्ज लूज कर देते हैं और चार्ज लूज करने पर ये यहाँ पर एज ए न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे। तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है वो तो एग्रीगेट बनाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस वी कैन प्रेसिपिटेट कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये था फर्स्ट वे बाय विच वी कैन कैरी आउट प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। देखते हैं सेकंड है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट्स। तो दो ऑपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट्स है उसको मिक्स करने पर भी कोएगुलेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर हमने एक कोलोइडल सॉल्ट ले लिया जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल्स जो है उस पर समझ लो पॉजिटिव चार्ज है। ये समझ लो हाइड्रेटेड Fe2O3 मीन्स Fe2O3 इंटू H2O इसका कोलोइडल सॉल्ट है। हम जानते हैं कि इसमें जो सॉल्ट पार्टिकल्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक दूसरा कोलोइडल सॉल्ट। ये दूसरे कोलोइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्ट पार्टिकल्स है उस पर है नेगेटिव चार्ज। ये समझ लो AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने जा रहे हैं और डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो इन दोनों को मिक्स करने पर होता क्या है, ये या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली, कंप्लीटली या तो फिर पार्शियली प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इस तरह से देखो ये इस पार्टिकल को न्यूट्रल कर देंगे तो सारे ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल्स है
वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व पार्टिकल से उसको न्यूट्रल कर देंगे। तो इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, म्यूचुअल, ये म्यूचुअल कोएगुलेशन। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये सॉल्व पार्टिकल्स इस सॉल्व पार्टिकल्स को और ये सॉल्व पार्टिकल इस सॉल्व पार्टिकल को न्यूट्रल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन। तो बस अब जब चार्ज रिमूव हो गया है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, ये भी न्यूट्रल हो गए, तो फिर पार्टिकल्स एग्रीगेट बनाएंगे, और जैसे ही एग्रीगेट बनता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे विल गेट सेटल डाउन, और सेटल डाउन होते ही हो गया प्रेसिपिटेशन या तो फिर कोएगुलेशन। तो ये था सेकेंड वे बाय विच वी कैन कैरी आउट प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स, उसको बोलते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन। आइए देखते हैं थर्ड वे जिससे हम कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, और ये है बाय बॉइलिंग। देखिए कोई भी कोलोइडल पार्टिकल मतलब सॉल्व पार्टिकल जो होता है वो एड्सॉर्ब करता है चार्ज को अपनी सरफेस के ऊपर। तो हमने देखा है कि किस तरह से वो चार्ज को एड्सॉर्ब करता है। यहाँ पर हमने ये देखा है कि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है या तो फिर कॉमन आयन को अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब भी करता है। तो इस तरह से वो चार्ज को एक्वायर करता है। अब यहाँ पर जब हम किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें ये है सॉल्व पार्टिकल्स जिस पर समझ लो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सॉल्व पार्टिकल जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे तब यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और ये है डिस्पर्जन मीडियम। दोनों के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसकी वजह से दोनों के बीच कॉलिजन भी इंक्रीज होगा, और ड्यू टू इंक्रीज इन कॉलिजन्स सॉल्व पार्टिकल्स से वो अपने चार्ज को लूज करते जाते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ से चार्ज लूज होता जाएगा वैसे वैसे एग्रीगेट बनते जाएंगे, उसका मास इंक्रीज होता जाएगा, और अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे विल गेट सेटल डाउन। तो इस तरह से बाय बॉइलिंग भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन या तो फिर प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। तो ये था थर्ड वे बाय विच वी कैन कैरी आउट प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन। एक और वे है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। तो देखते हैं ये बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। तो ये समझने से पहले हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी स्टेबिलिटी के लिए ट्रेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है। मतलब ट्रेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस जब होगी तभी ये कोलोइडल सॉल्यूशंस स्टेबल रह सकते हैं। पर अगर ये इतना भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब थोड़ी सी अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो फिर कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल बनेगा और फिर सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। परसिस्टेंट डायलिसिस से क्या होगा, जो ट्रेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वो भी रिमूव हो जाएंगे। मतलब हमें प्रोलॉन्ग्ड कंटिन्यूअसली बहुत देर तक अगर हमने डायलिसिस किया है तो फिर उसमें जो ट्रेस अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने चाहिए थे वो भी रिमूव हो गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फिर से कोलोइडल पार्टिकल्स है वो कोएगुलेट होंगे, और कोएगुलेट होते ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और इस तरह से ये प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये था बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। ओके, एक और रीजन देखते हैं, बाय एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब हम किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में
एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तब भी कोएगुलेशन हो सकता है। कैसे? यहाँ पर सॉल्ट पार्टिकल सपोज नेगेटिवली चार्ज है और सीधी बात है कि डिस्पर्जन मीडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। अब यहाँ पर जो ऑपोजिटली चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, वो इसको कोलोइडल सॉल्ट को न्यूट्रल बना देंगे। तो एक बार चार्ज रिमूव हो गया फिर तो हम जानते ही हैं क्या होता है, वो कोएगुलेट होते हैं, मतलब एग्रीगेट बनाते हैं और अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह के जो इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन है उसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग आयन, और उसको ये भी बोलते हैं फ्लोक्यूलेटिंग आयन। तो किसको बोलेंगे हम, कोएगुलेटिंग आयन और फ्लोक्यूलेटिंग आयन। कोलोइडल सॉल्ट के ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऑपोजिट चार्ज जिस आयंस पर होते हैं उस आयंस को हम कोएगुलेटिंग आयन या तो फिर फ्लोक्यूलेटिंग आयन कहेंगे। यहाँ पर ये कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिव आयन है वो बनेगा कोएगुलेटिंग आयन या फिर फ्लोक्यूलेटिंग आयन। सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई कोलोइडल सॉल्ट होगा जिसमें सॉल्ट पार्टिकल्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन दोनों में से फ्लोक्यूलेटिंग आयन कौन सा होता है, नेगेटिव आयन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल्स को यही न्यूट्रल बनाते हैं, इसलिए ये बनते फ्लोक्यूलेटिंग या फिर कोएगुलेटिंग आयन। हमें यहाँ पर एक हार्डी-सूज़ रूल देखना है। तो हार्डी-सूज़ रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूज़ रूल, यहाँ पर देखो ये आयन कौन सा आयन है, फ्लोक्यूलेटिंग आयन, यहाँ पर ये फ्लोक्यूलेटिंग आयन। इस फ्लोक्यूलेटिंग आयन की पावर कितनी होगी, पावर ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन, ये डिफाइन किया है हार्डी और सूज़ ने। तो उसने क्या बताया, सपोज यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल्स है, इसके लिए फ्लोक्यूलेटिंग आयन है पॉजिटिव आयन। अब हमारे पास डिफरेंट पॉजिटिव आयन है, सपोज Al3 प्लस है, फिर Ca2 प्लस है, Na प्लस है। तो इन तीनों में किसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर ज़्यादा होगी? सीधी बात है कि Al3 प्लस है उसकी बैलेंस ज़्यादा है, मतलब उस पर जो चार्ज है वो ज़्यादा है, इसका इससे कम है, इसका इससे भी कम है। इसका मतलब Al3 प्लस जिस पर चार्ज सबसे ज़्यादा है उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, कैल्शियम की उससे कम और सोडियम की उससे भी कम होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर इस कोलोइडल सॉल्ट पार्टिकल्स को हमें न्यूट्रल बनाना है तो फिर फ्लोक्यूलेटिंग आयन कौन से होंगे, नेगेटिव आयंस। अब नेगेटिव आयंस में समझ लो ऐसे है FeCN6 4 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, Cl माइनस। अगर आपको पूछा जाए कि इन सब में फ्लोक्यूलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, तो पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रल करने में जिस पर चार्ज सबसे ज़्यादा, बैलेंस सबसे ज़्यादा, इसकी पावर सबसे ज़्यादा फ्लोक्यूलेटिंग पावर, फॉस्फेट की उससे कम, सल्फेट की उससे कम और क्लोराइड आयन की उससे भी कम फ्लोक्यूलेटिंग पावर है। तो इस तरह से हम फ्लोक्यूलेटिंग पावर को समझा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हार्डी-सूज़ रूल। तो क्या है हार्डी-सूज़ रूल? हार्डी-सूज़ रूल डिफाइन करता है पावर ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन, और पावर ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंस ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन, मतलब जिस पर चार्ज ज़्यादा उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी।
तो हम लिख सकते हैं कि फ्लोक्यूलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉलिड। जिस पर चार्ज ज़्यादा उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर ज़्यादा, जिस पर चार्ज कम उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर भी कम होगी। हाँ, यहाँ पर एक बात यह है कि हार्डी-सुल्ज़ ने यहाँ पर वैलेंस को कंसीडर किया, पर वॉल्यूम और पोलराइजिंग पावर को कंसीडर नहीं किया। मतलब आयन जो है उसकी साइज दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम और इसके पोलराइजिंग पावर, इन दोनों को भी कंसीडर करना चाहिए था, पर यहाँ पर हार्डी-सुल्ज़ ने इन दोनों को कंसीडर नहीं किया है। ये बात भी हमें ख्याल में रखनी चाहिए। तो ये हो गया फ्लोक्यूलेटिंग पावर। ओके, एक और डेफिनेशन देखते हैं। अब हमें देखना है कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू मतलब क्या है? देखिए, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर liter to carry out complete coagulation तो देखिए, कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर टू कैरी आउट कंप्लीट कोएगुलेशन इन 2 hours। तो हमारे पास समझ लो ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर। अब हमें इसका कंप्लीट कोएगुलेशन करना है, वो भी कितने वक्त में? 2 hours में। इसके लिए हम इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट सपोज NaCl ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लोक्यूलेटिंग आयन कौन सा है? Cl- आयन है, और ये इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करके फिर सेटल डाउन कर देगा। तो इसके लिए इस NaCl का कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मिलीमोल में? तो दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू। तो सीधी बात है कि यहाँ पर हम Cl- लेंगे, फिर SO4 2- लेंगे, फिर PO4 3- लेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट इसको न्यूट्रल करने के लिए किसकी चाहिए? Cl- की, क्योंकि इस पर चार्ज है -1, इस पर -2, इस पर -3, तो इसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब इसकी कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा, सल्फेट की कोएगुलेशन वैल्यू उससे कम और फॉस्फेट की उससे भी कम, क्योंकि यह है अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसलिए इसकी कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोएगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से समझना है। देखिए, ये फ्लोक्यूलेटिंग पावर, इसको हम कोएगुलेशन पावर भी कह सकते हैं। तो कोएगुलेशन पावर है वो चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कोएगुलेशन वैल्यू है वो चार्ज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एग्जाम में हमें अच्छी तरह से देखना है कि हमें पूछा क्या गया है, कोएगुलेशन पावर या फिर कोएगुलेशन वैल्यू, उस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये था कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। हमने यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन की
टोटल 7 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है।